वेलकम बैक टू आवर क्यूट से चैनल द स्लम सिंड्रोम में। तो हमारे क्यूट से चैनल द स्लम सिंड्रोम में आप लोग का फिर से तो केमिस्ट्री का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो क्या होता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यही हमारे आज का टॉपिक, क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं, इसे शुरू करते हैं, जिसे आम भाषा में मोल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं और बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, इसके नाम में ही देखिए क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। किसका? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका यूज करेंगे आगे, बहुत ज़्यादा जिसका यूज होगा केमिस्ट्री में आगे 11th और 12th में, उसी को बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जिसका हर एक चैप्टर, ऑलमोस्ट हर एक फिजिकल के हर एक चैप्टर में उसका यूज हो सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है बुआ। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर का क्लास 9 में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा, क्या, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई वॉल्यूम यानी स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग दैट इज ऑक्युपाइंग वॉल्यूम या स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैटर का डेफिनेशन क्या हो गया? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, तो मैटर देखो दो प्रकार के होगा। इसका क्लासिफिकेशन, मैटर का क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। कौन कौन सा? एक फिजिकली क्लासिफाई करते हैं मैटर को, और कैसे करते हैं? केमिकली क्लासिफाई करते हैं। तो फिजिकली में देखिए क्या क्या आएगा। फिजिकली में हमारा आ गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंट फेजेस या स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल 5 होते हैं। टोटल स्टेट ऑफ मैटर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन हम लोगों का यूज का कौन कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यही हुआ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सॉलिड को देखो बुआ, तुम किसी भी सॉलिड को देखते होगे तो उसका क्या शेप बदलता है या वॉल्यूम बदलता है? मानो ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये एक वुडन ब्लॉक है, ये क्या है? लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही होता है लकड़ी का टुकड़ा, कुछ ऐसा ही होता है लकड़ी का टुकड़ा। देखो मानो ये लकड़ी का टुकड़ा है, क्या है? लकड़ी का टुकड़ा। अब हम इसे काट सकते हैं, जरूर काट जरूर देंगे, लेकिन अगर समझो इसे किसी बॉक्स में रखा जाए, इसे किसी बॉक्स में रखा जाए तो क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? इतने बड़े बॉक्स में ये आ गया, लेकिन क्या इतने छोटे बॉक्स में आ पाता? नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होता है? फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर काट दें हम इसे इस प्रकार से या इस प्रकार से काट दें, ठीक है ना, तो वो अलग बात हुआ, लेकिन जनरली इसका शेप चेंज नहीं हो सकता है। चाहे तुम मीडियम बदल दो फिर भी वही रहेगा। ठीक है, अब देखो लिक्विड। लिक्विड का क्या है? जैसे देखो यहाँ एक बोतल पानी रखा हुआ है, ठीक है, ये पानी है, इस बोतल में है, तो इसका शेप किस टाइप का हो गया? बोतल जैसा। वॉल्यूम वही रहेगा, जितना अमाउंट ऑफ पानी, समझो ये 1 लीटर का बोतल है, ठीक है, तो 1 लीटर का बोतल से निकाल के हम किसी और चीज में पानी को रखें, पानी क्या लिक्विड है ना, तो इसी बोतल से पानी को निकाल के किसी और चीज में रखें तो क्या वो 1 लीटर से कम जाएगा या बढ़ जाएगा? अगर मैं पूरा पानी को निकाल दूं तो नहीं, सेम ही रहेगा। मीन्स वॉल्यूम इसका क्या होता है? लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है जी? डेफिनिट। बट अगर मैं इस बोतल से पानी निकाल के किसी बड़े से बर्तन में रख दूं, समझो कोई ऐसा एक बर्तन है, उसमें मैं ये रख दूं, इस पानी को निकाल के इसमें रख दूं, तो इस पानी का शेप कैसा हो जाएगा? इस बर्तन जैसा हो जाएगा। कैसा? इस बर्तन जैसा। तो लिक्विड जहां जाता है, जिस कंटेनर में जाता है, उसी कंटेनर का शेप ले लेता है।
तो सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस देख लिए तुम लोग। सॉलिड का दोनों डेफिनिट, कौन कौन सा, शेप भी और वॉल्यूम भी, लेकिन लिक्विड का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में रखा हुआ रहेगा उसी का शेप ले लेगा, बट डेफिनिट वॉल्यूम होता है कि 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर होगा। ऐसा नहीं है कि बोतल से निकाल ले किसी और चीज में डाले और पानी 2 लीटर हो गया या 1.5 लीटर हो गया, लेकिन हाँ पूरा कंप्लीटली डालना पड़ेगा। मैं आइडियल सिचुएशन का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बोतल के साइड साइड में लगा रह गया तो सर 1 लीटर से देखिए थोड़ा सा कम गया, माइक्रो लीटर कम गया, तो वो मैं आइडियल केस का बात कर रहा हूँ कि सारा पानी मैं बोतल से निकाल के किसी अलग बर्तन में रख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए गैस, गैस का की है बुआ, ने फिक्स शेप है, ने फिक्स वॉल्यूम है। अगर हम इसी बोतल का एग्जांपल लेते हैं, अगर इसी बोतल से हम पानी निकाल दें चाहे तो फिर इतना दूर में देखो, इतना दूर में क्या भरा हुआ है, ये बोतल खाली नहीं है, ये बोतल क्या दिख रहा है तुम्हें, कंप्लीटली भरा हुआ है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, बाकी इसके ऊपर किस चीज से भरा हुआ है, गैस से। ठीक है ना, तो गैस का देखो अभी इसमें है तो शेप ये हो गया। रूम, रूम का एग्जांपल लेते हैं, रूम में भी गैस है, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। जी, कोई है कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला, प्लांट लेता है, हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गैस भी है, नाइट्रोजन वगैरह भी है हमारे एयर में प्रेजेंट। तो अभी इस रूम में गैस रखा हुआ है तो इस रूम के शेप का है, रूम से बाहर निकल गया गैस तो एटमॉस्फेयर के शेप का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे देखो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसे मैं थोड़ा इस तरह समझाता हूँ। एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, ये एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें सम अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एयर का मॉलिक्यूल्स यानी गैसियस मॉलिक्यूल्स, कुछ गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर। कहाँ पर, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में हमारे कुछ क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो अभी देखो इस बॉक्स में है तो इसका शेप कैसा हो गया, स्क्वायर बॉक्स में है तो स्क्वायर जैसा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए एक गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ये एक बॉक्स में रखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर शेप का, तो ये अभी स्क्वायर शेप का है। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं, देखो अब किस शेप का हो गया, रेक्टेंगुलर शेप का हो गया। मींस कि एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, गैस का जो मॉलिक्यूल है ये वाला जो मॉलिक्यूल है पहले ऐसा था, अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया फैल के। ठीक ना, मतलब ये फैल रहा है गैस का मॉलिक्यूल। तो गैस फिक्स नहीं है कि मतलब कि ना उसका शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम। चाहे तो अभी देखिए आप लोगों के सामने हमने क्या कर दिया, इसे रेक्टेंगुलर बना दिया, इस टाइप का रेक्टेंगुलर। ठीक है, स्क्वायर से, अब वापस से देखो स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया। बस हमको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से बस क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेस कर रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, मीन्स की कंटेनर का साइज को बढ़ा रहे हैं, गैस उतना ही है। ठीक ना, गैस का मॉलिक्यूल्स देखो चेंज हो रहा है बुआ, पहले कितना मॉलिक्यूल्स था, 25 मॉलिक्यूल्स पहले भी था, 25 मॉलिक्यूल्स अभी भी है, बट इसका वॉल्यूम देखो कितना पतला में आ गया, कितना कम वॉल्यूम में आ गया। अब देखो कितना ज्यादा वॉल्यूम में आ गया, कैसा वॉल्यूम हो गया इसका, कैसा वॉल्यूम हो गया, देख रहे हो। तो गैस मॉलिक्यूल्स को हम, इसका ना शेप फिक्स होता है और ना ही क्या, वॉल्यूम। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स का ना शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम। तो समझ में आ गया तीनों में डिफरेंस। अब देखो याद करने का तरीका, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस ही बोलते हैं, एसएलजी बोलते हैं ना, तो सॉलिड लिक्विड गैस ही बोलते हैं एसएलजी। ठीक ना, तो सॉलिड लिक्विड गैस बोल दिए, दो ही चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, एक शेप और वॉल्यूम, शेप और वॉल्यूम। इसमें दोनों फिक्स होगा, इसमें सॉलिड में, सॉलिड में क्या होगा, दोनों फिक्स होगा। ठीक है, इसमें ए वाला फिक्स नहीं होगा, बस ए वाला फिक्स होगा। मीन्स कि लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होगा, सिर्फ क्या फिक्स होगा, वॉल्यूम।
और गैस में दोनों फिक्स नहीं होगा। पहले टिक टिक, फिर क्रॉस टिक, फिर क्रॉस क्रॉस। तो एक याद रखने का तरीका हुआ, जिसे याद नहीं रहता है उसके लिए, जिसे याद रहता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, शानदार, लगे रहो। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड का क्या शेप फिक्स, लेकिन वॉल्यूम भी फिक्स होता है सॉलिड का। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। गैस का ना शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स। क्लासिफिकेशन, तो केमिकली क्लासिफाई किया जाता है मैटर को कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक होते हैं मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। जैसे देखो, तुम लोग सुना होगा एलिमेंट, कंपाउंड, सुना था ना जी, सुना है ना। हम लोग के पीरियोडिक टेबल में कुल कितने एलिमेंट होते हैं, 118। कितने होते हैं, 118, 118। ठीक है ना। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो सारे को याद करेंगे, 118, और चुटकियों में याद होगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। बस पीरियोडिक टेबल आने दीजिए, तब मैं वो चीज़ बताऊंगा। तो फिलहाल केमिकली कैसे क्लासिफाई किया जाता है मैटर्स को, दो पार्ट में, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में किस टाइप का सब्सटेंस आ जाएगा, जो प्योर होगा, मीन्स की एलिमेंट, कोई कंपाउंड। जैसे देखो, ये एक पेन है, ठीक है ना, इसका थोड़ा सा पार्ट हम निकाल के देखें, तो जो थोड़ा सा पार्ट में रहेगा वही तो पूरा मार्कर में है, पूरा पेन में है। जो थोड़ा सा पार्ट का कंपोजिशन है वही कंपोजिशन ना पूरे में है, नहीं समझे। जैसे ये मानो कि प्लास्टिक से बना हुआ है, कंप्लीटली पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी प्लास्टिक, यहाँ भी प्लास्टिक, यहाँ भी प्लास्टिक, और सेम प्लास्टिक है, ऐसा नहीं है कि अलग प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक 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 प्लास्टिक, तो ये क्या कौन सा हो गया, इस टाइप का प्योर हो गया। लेकिन वही अगर इसमें प्लास्टिक की जगह कहीं मेटल डाल देते हैं, प्लास्टिक मेटल, प्लास्टिक मेटल, प्लास्टिक मेटल, प्लास्टिक मेटल, तो ये क्या हो जाता, मिक्सचर हो जाता, मेटल और प्लास्टिक का। बाकी देखिए एग्जाम्पल, मैं तो ये फिजिकली बताया, इसमें केमिकली पढ़ेंगे हम लोग। तो मिक्सचर का क्या होता है, कंपोजिशन वेरिएबल, जैसे मैंने बताया ना, प्लास्टिक और मेटल, ठीक है ना। तो फिजिकली था, केमिकली देखेंगे। तो वेरिएबल कैसा हो जाएगा, सॉरी कंपोजिशन कैसा हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, कंपोजिशन हमारा वेरिएबल हो जाएगा। अरे कुछ नहीं तो शरबत बनाए हो ना, क्या क्या लगता है, पानी, चीनी और नींबू, ठीक ना। तो तीन चीज आ गया ना, पानी भी आ गया, चीनी भी आ गया और नींबू भी आ गया, तो वही हो गया मिक्सचर, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस, तो जो चीनी का एक क्रिस्टल है वो प्योर सब्सटेंस है, बहुत सारा चीनी आ जाएगा, सेम सेम क्रिस्टल रिपीट होते रहता है, वो प्योर सब्सटेंस हो गया, फिक्स्ड कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन कैसा होता है, फिक्स। प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स होता है और मिक्सचर का वेरिएबल होता है। चलिए आगे, तो इसके आगे भी थोड़ा सा देख लीजिए। मिक्सचर का दो पार्ट होता है, मिक्सचर का दो टाइप होता है, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। कैसा कैसा, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। जैसे देखो एयर है, एयर है बुआ, क्या है, एयर लिखते हैं यहाँ पर, एयर है हमारा, एयर है, ठीक है ना। अब एयर, ए वाला एयर किस किस चीज से बना हुआ है, नाइट्रोजन से बना हुआ है, ऑक्सीजन से बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, और भी अदर गैसेस हैं, और भी क्या है, अदर गैसेस हैं। तो नाइट्रोजन से 78%, ऑक्सीजन से 21%, कार्बन डाइऑक्साइड से 0.03%, और जो रिमेनिंग बच गया, जो रिमेनिंग बच गया वो किससे है, अदर गैसेस से, अदर गैसेस से, ठीक है। तो हमारा एयर का कंपोजिशन ये हो गया। तो इसमें देखो नाइट्रोजन 78%, ठीक है ना। तो ये कैसा लग रहा है, नाइट्रोजन से भी बना हुआ है, ऑक्सीजन से भी बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें, और अदर गैसेस भी है, और सबका देखो अमाउंट भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो एक ऐसा मिक्सचर हो गया, एयर, एयर, एयर भी क्या हो गया, एक एयर भी क्या हो गया जी, एक मिक्सचर हो गया, ठीक है ना। मिक्सचर समझ में आ गया। मिक्सचर का दो पार्ट, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस, दो टाइप, एक होमोजीनियस और एक
हेट्रोजीनियस। और एयर, एयर कैसा मिक्सचर हुआ, एयर कैसा मिक्सचर हुआ, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। एयर कैसा मिक्सचर है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। तो एयर का, एयर विच मिक्सचर, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर, ये आपका HW का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क का, ठीक ना। होमोजीनियस का मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, होमोजीनियस का एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो चीनी घोरे हो गए, आई मीन शरबत बनाए हो गए, तो शरबत जब चीनी कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है वाटर में, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है जब वाटर में, तो ये समझो गिलास है, क्या है जी, गिलास, और इसमें क्या है, शरबत बन चुका है, शरबत बन चुका है। अब तुम चाहे यहाँ का कंपोनेंट निकाल के पियो, मीन्स कि यहाँ का पानी यानी शरबत निकाल के पियो, चाहे फिर यहाँ का शरबत निकाल के पियो, दोनों कैसा लगेगा, मीठा ही लगेगा, और सेम अमाउंट में मीठा लगेगा। जब कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ पार्ट चीनी का बचा हुआ है और पहले इसको पी लिए, बाद में ऐसे करके घोल लिए और चीनी को और डिजोल्व कर लिए, तो यहाँ पर तो और मीठा लगेगा ना, नहीं। तो कंप्लीटली डिजोल्व होना चाहिए चीनी, उसके बाद चाहे आप यहाँ से पीजिए या फिर यहाँ से पीजिए, वो कैसा हो जाएगा, सेम ही आएगा। तो ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम टाइप का हो, सेम टाइप का मतलब कि चाहे तुम यहाँ से निकाल के पियो या तो फिर यहाँ से निकाल के पियो, ठीक है, वो होमोजीनियस होगा, सेम जैसा होगा। ठीक है, और हेट्रोजीनियस में क्या हो जाता, अगर इसी को, अगर हम क्या करते हैं, इसी को ए वाला एग्जांपल दिए ना कि यहाँ पर ज़्यादा मीठा है, यहाँ पर क्या किए, थोड़ा सा चीनी रख दिए और बाद में डिजोल्व कर दिए, तो वो वाला कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम मीठा लगा और नीचे में कैसा लगा, ज़्यादा मीठा लगा, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ये बता चुके हैं, एलिमेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब क्या आ गया जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहले मैटर क्या था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड having mass, anything that occupies space and having mass is known as matter। क्या, मैटर, देख लो यहाँ पर, देख लो फिर से, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ये चीज पढ़ लिया हम लोगों ने, उसके बाद क्या आया कि मैटर को कैसे कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो फिजिकली किए और कैसे किए, केमिकली। फिजिकली में कौन कौन सा आ गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकली में कौन कौन सा आ गया, केमिकली में एक आ गया मिक्सचर और एक आ गया प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर में कैसा कैसा मिक्सचर होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये भी हो गया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अब उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया प्योर कंपाउंड का कैसे क्लासिफाई होगा, तो प्योर कंपाउंड एलिमेंट होंगे और क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्योर सब्सटेंस का दो प्रकार होगा, एक एलिमेंट हो जाएगा, एक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के अब प्रॉपर्टीज को जानेंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में यही सब चीज तुम पढ़ोगे, ठीक ना। केमिकल के बारे में पढ़ोगे, उसका स्टडी पढ़ोगे, उसका कहाँ कहाँ यूज होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम करता है, कहाँ पर यूज करेंगे उसको, यही सब चीज तुमको पढ़ना है। अगर इस केमिकल को उस केमिकल से मिला दिया जाए तो क्या होगा, इसका उसके साथ ए कर दिया जाए तो क्या होगा, इसी टाइप का चीजें तुम पढ़ते हो कहाँ, केमिस्ट्री में। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो कौन कौन सा आ जाएगा,
प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। कैसे प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या हो गया? वैसे प्रॉपर्टीज जो क्या हो सके, मेजर किए जा सके या फिर ऑब्जर्व किए जा सके, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, एग्जांपल देखो, इसका मानो 15 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है ना, तो इसको हम मेजर कर लिए, ठीक है, मेजरिंग से, मेजरिंग डिवाइस से, कि इसका कितना आ गया, या मेजरिंग टेप से 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, या फिर अगर किसी का कलर लाल होता है, इसका कलर क्या है, ब्लैक है, तो इसे ऑब्जर्व किए, मेजर भी करते हैं कलर को नहीं, ये ब्लैक है, दिख गया, ऑब्जर्व किए कि ये ब्लैक है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। अब चलो, अगर इसमें जो प्लास्टिक है, ब्लैकिश प्लास्टिक, उसका अमाउंट कम कर दिया जाए तो क्या ब्लैक रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है, वही बोल रहा है, अगर कंपोजिशन को ही चेंज कर दिया जाए, जिस जिस चीज से ए बना हुआ है और जिस जिस चीज से ए बना हुआ है, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, मतलब कि ब्लू वाला प्लास्टिक से इसे बनाया जाता और ब्लैक वाला प्लास्टिक से इसे बनाया जाता, तो एक ऐसा होता ब्लू होता और एक ऐसा होता ब्लैक होता। तो कंपोजिशन पर डिपेंड कर रहा है ना। अगर इसका कलर, प्लास्टिक का कलर ब्लू होता तो ये ब्लू दिखता, ना कि ब्लैक दिखता, ठीक है ना। तो कंपोजिशन पर डिपेंड किया, और दूसरा किस पर डिपेंड किया? आइडेंटिटी पर। जैसे एक ए वाला पेन हो गया, एक ए वाला पेन हो गया, इसके जगह पर हम ए वाला पेन रख दिए तो इसका आइडेंटिटी ही बदल दिए। ये कौन सा? ये दूसरा कलम था, ठीक है ना, ये न्यू लाइन का कलम है, ये अग्नि का कलम है, ठीक है ना। तो अगर न्यू लाइन की जगह हम अग्नि ला दिए, मतलब इसका आइडेंटिटी ही चेंज कर दिए, ठीक है ना। किसी और लड़के के जगह हम किसी और को बैठा दिए, ठीक ना, तो उसका आइडेंटिटी ही चेंज कर दिए, तो क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा? जी होगा। सबसे पहला तो देखो, एक कलर ब्लैक है, एक कलर कैसा आ गया? ब्लू आ गया, यहीं पर चेंज हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। तो विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, मीन्स कि सब्सटेंस के कंपोजिशन और आइडेंटिटी को बिना चेंज किए हुए उस कंपाउंड को, यानी कि उस सब्सटेंस को हम मेजर करें या ऑब्जर्व करें, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी को कोई समस्या? जैसे कलर तो आप लोग को देख लिए। मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जिस पॉइंट पर वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू कर जाए, अब मेल्ट होने और फिर एक बॉयल होने में डिफरेंस आता है। बॉइलिंग पॉइंट भी देखो, इसका एग्जांपल है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका डेंसिटी है और बहुत सारा है, वॉल्यूम वगैरह भी होता है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। किसमें? बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट, ओ माय गॉड, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? सॉलिड से किसमें चेंज हो रहा है? लिक्विड में। तो जिस पॉइंट पर ये सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, उसी को कौन सा पॉइंट बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। और मानो कोई लिक्विड है, क्या है? कोई लिक्विड है, और जिस पॉइंट पर गैसियस बनना शुरू हो जाए, जिस पॉइंट पर क्या बनना शुरू हो जाए? गैस बनना शुरू हो जाए, उसी को कौन सा पॉइंट बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक अलग डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे बॉइलिंग पॉइंट को ऐसा पॉइंट बोलते हैं ना, ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है ना, एटमॉस्फेयर किसी लिक्विड पर प्रेशर लगा रहा है, उस बंधन को तोड़कर, जैसे एटमॉस्फेयर ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है, वो 1 atm का हमेशा लगाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो ऊपर से नीचे लगा रहा है,
लिक्विड भी बाहर निकलना चाह रहा है। यहाँ पर हम जला दिए, आग जला दिए, क्या किए, आग जला दिए यहाँ पर, ठीक है ना, आग जला दिए यहाँ पर, और ये निकलना चाह रहा है। अब चलो देखो, जब हम यहाँ पर आग जला दिए तो ये क्या होगा, बॉयल होगा, बॉयल होना शुरू होगा। और बॉयल कहाँ पर होगा, जब ये लिक्विड क्या में चेंज हो जाए, गैसियस में, यानी वेपर में चेंज हो जाए। समझो ये लिक्विड वाटर है तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर वेपर में चेंज कब होगा, जब जो ऊपर से प्रेशर लगा रहा है उसको, उसके बंधन को तोड़ के, यानी कि जितना प्रेशर ये लगा रहा है, पी लगा रहा है, तो और ये पी डैश लगा रहा है, तो पी डैश क्या होना चाहिए, पी से जस्ट बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा होना चाहिए, क्या, जस्ट बड़ा होना चाहिए। मतलब पी डैश इक्वल टू पी, पी डैश इक्वल टू पी, पी डैश किसके बराबर हो जाए, पी के बराबर। और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड प्रेशर लगाएगा, लिक्विड प्रेशर लगाएगा एटमॉस्फेयर के ऊपर, ठीक ना, और जो एटमॉस्फेयर लगाएगा लिक्विड के ऊपर उसे पी बोले और इसे पी डैश बोले। तो P इज इक्वल टू पी डैश जहां पर हो जाए उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए आगे, अभी बस आपको ये जानना है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर सॉलिड किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, उसे क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ऐसा पॉइंट जहां लिक्विड क्या चेंज हो जाए, गैस में, उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय अ केमिकल रिएक्शन, वैसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ मेजर किए जा सकते हैं किसके बेसिस पर, केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर। यहाँ पर मेजर ऑब्जर्व कर रहे थे हम फिजिकली, बाहर से देख के, या फिर इसको जला के, या फिर पिघला के, इसको एक बॉयल करके इसका डेंसिटी देख रहे थे, इसका वॉल्यूम देख रहे थे। ये सब मतलब बाहर से जो भी किया जा सके वो क्या हो गया, फिजिकल। और जो केमिकली मीन्स कि अंदर से इसके साथ किसी का रिएक्शन करवा दिए, ठीक ना, जैसे इसे सल्फ्यूरिक एसिड में डुबा दिए, ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा, ठीक ना, सल्फ्यूरिक एसिड इसे गला देगा, तो वही हो गया क्या, केमिकल रिएक्शन। जैसे H2 और O2 मिलके क्या बनाता है जी, पानी बनाता है, क्या बनाता है, पानी बनाता है। तुम लोग बोलोगे सर इधर 2H है, 2H है, 2 है, इधर 2H है, O तो एक के गोने है, तो एक और O कहाँ गया। तो रिएक्शन ऐसा होता है, वैसा नहीं होता है, ऐसा रिएक्शन होता है, हाफ O2 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, 2H 1O2 1 O, 2H 1 O, ठीक ना, H2O का फॉर्मेशन हुआ। तो ही बोल रहा है केमिकल रिएक्शन के थ्रू जिसके प्रॉपर्टी को हम मेजर कर पाए उसे क्या बोलेंगे, ये हो गया एक केमिकल रिएक्शन। और इसके थ्रू किसी सब्सटेंस का, मैटर का हम प्रॉपर्टी चेक कर पाए, वही कौन सा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, कौन कितना जल पाएगा, कौन कितना H+ दे पाएगा, कौन कितना OH- दे पाएगा, यही सब क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है, किसका, मैटर का। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आ गया जी, मास एंड वेट, मास एंड वेट। तो ये सारा कौन सा आ गया, मास और वेट फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा किसी का। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, while weight is the force exerted by gravity on an object। अब देखो यहाँ पर मास और वेट में डिफरेंस। ये कोई बॉडी है, ठीक ना, इसका मास मानो 0.08 kg है, ठीक ना, मास कितना है, 0.08 kg है, ठीक ना। ये कोई एक बॉडी है जिसका मास कितना हो गया, 0.08 kg, ठीक ना। या फिर ये नहीं समझो, जिसका मास क्या हो गया, m हो गया, जिसका मास क्या हो गया, m हो गया। अब इसको अगर हम स्पेस में भी ले जाएं तो उसका मास चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा, m ही रहेगा। अगर इसको हम अपने घर से ले जाके तुम्हारे घर में ले जाएं तो फिर भी इसका मास क्या हो जाएगा, m ही रहेगा। अगर इसको हम अभी जहां पर भी हैं, ठीक ना, समझो हम इक्वेटर है, ये अर्थ है ना बुआ, ये अर्थ से ये इक्वेटर हो गया और ये दोनों पोल्स हो गया, ठीक है, ये पोल्स हो गया और ये इक्वेटर हो गया। तो समझो हम इक्वेटर से पोल पर ले जाएं इस पेन को, फिर भी मास सेम रहेगा। लेकिन
जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं जी चेंज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, ठीक ना। तो जब ए चेंज होगा तो m इंटू जी होता है क्या, फोर्स, उसी को वेट बोलते हैं, ठीक ना। तो mg भी चेंज होगा। अब mg चेंज होगा मतलब कि उसका वेट चेंज हो रहा है, वेट चेंज होता है, ठीक ना। फोर्स को ही वेट बोलते हैं, फोर्स को ही। इस सब्सटेंस के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसी को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट। तो इक्वेटर से पोल पर लाने में वेट चेंज हो रहा है, ठीक ना। और यहाँ से अगर स्पेस में लेके चल जाएं तो इसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा जी, जीरो। यहाँ पर मानो इसका वेट डब्ल्यू है, ठीक ना, लेकिन स्पेस में ले गए तो इसका वेट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। क्योंकि वेट एक कुछ नहीं है, वेट एक फोर्स है। वेट क्या है जी, फोर्स है। और फोर्स क्या होता है, m इंटू जी। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैं बात कर रहा हूँ जो एक ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है। तो m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही ना होता है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्या वेट को केजी में मेजर करेंगे, नहीं, वेट को किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में। किस में, न्यूटन में। और मास को केजी में। तो एसआई यूनिट ऑफ मास क्या हो गया, केजी हो गया, किलोग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, मास को किस में मेजर करेंगे, केजी में। और वहीं वेट को किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में, ठीक ना। तो मास और वेट में डिफरेंस पता चल गया। लेकिन एक चीज जान लो कि फिजिक्स में जब तुम पढ़ोगे ना तो एक इक्वेशन आएगा, ठीक ना, उसमें बताएगा एक रेस्ट मास होता है, एक मोशन मास होता है, ठीक ना। तो मास भी कहीं कहीं पर कुछ टाइम के लिए चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो मास भी चेंज हो सकता है, लेकिन वो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मास क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज होगा क्या, वेट चेंज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मास एंड वेट हो गया हमारा। अब क्या आ गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। जैसे ये एक सब्सटेंस है, ठीक ना, ये देखो कितना अमाउंट को ऑक्युपाई कर रहा है। इधर देखो इतना को कर रहा है, ऊपर में इतना को कर रहा है, नीचे में इतना को कर रहा है, इस साइड में इतना कर रहा है, इस साइड में इतना कर रहा है, इस साइड में इतना कर रहा है। यही ना इसका वॉल्यूम हुआ, यही ना इसका वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम क्या हो गया, जैसे हम जितना दूर में खड़ा हैं, जितना एरिया को घेर, जितना वॉल्यूम को घेर रहे हैं, ठीक ना। जैसे जितना स्पेस को हम घेर रहे हैं, नीचे में कुछ स्पेस को घेर रहे हैं, मेरा हाथ कुछ स्पेस को घेर रहा है, मेरा पूरा बॉडी जितने स्पेस को घेर रहा है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। कोई समस्या किसी को, जैसे इस बोतल जितना पानी घेरा हुआ है, इस बोतल को, इस बोतल के अंदर में जितना पानी ऑक्युपाई किया हुआ है स्पेस, वही हो गया पानी का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्लियर होगा, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस, इट हैज द यूनिट ऑफ एल क्यूब, लेंथ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम को किस में मापते हैं, वॉल्यूम को किस में मापते हैं, बोलेगा सर पानी को तो इसमें मापते हैं ना, लीटर में ना, लीटर में मापते हैं, मिली लीटर में मापते हैं, माइक्रो लीटर में मापते हैं, ठीक ना। बोलेगा ही सब चीज। लेकिन सर ये सब जो है ना सर, ये सब एसआई यूनिट नहीं है। ये सब क्या है, एसआई यूनिट, ये सब एसआई यूनिट नहीं है। तो एसआई यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। क्या होता है, मीटर क्यूब। जैसे देखो ये एक क्यूब है, ये एक क्या है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, ठीक ना। इसका ए 1 मीटर का, ए भी 1 मीटर का, मीन्स की लेंथ 1 मीटर का, ब्रेथ 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 ब्रेथ, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ब्रेथ भी 1 मीटर का, और ये हाइट भी 1 मीटर का, ठीक ना। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब आ गया, ठीक ना। वही इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को किस में करते हैं, मीटर क्यूब। अगर इसका डायमेंशन पूछे तो L टू द पावर 3, L टू द पावर 3, L टू द पावर 3, यही हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। अब रही बात कि सर
अगर मीटर क्यूब में हमको दिया हुआ रहे, सेंटीमीटर क्यूब में रहे, दिया हुआ डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ रहे, तो उसको चेंज कैसे करेंगे ml लीटर इस सब में, या फिर लीटर और मिलीलीटर में दिया हुआ रहे और हमको मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे सर? तो इसका देखो एक बहुत अच्छा चीज है ये चार्ट। कौन सा चीज? ये चार्ट। ये चार्ट आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसे बढ़िया समझाता हूँ। इसे क्या करूँगा, अच्छे से समझाऊंगा। पहले ये देख लीजिए, ये वाला कंप्लीट चार्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आपको याद कुछ नहीं रखना है, आपको बस याद एक चीज रखना है। एक चीज याद रखना है, क्या? सेंटीमीटर को ही क्या किससे रिप्लेस कर देना है? ml से। किससे? ml से। आपको बस एक यही चीज ये करना है कि सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें? ml में। किसमें? ml में। तो सेंटीमीटर क्यूब को ml लिख सकते हैं हम लोग। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब कुछ होगा ना बुआ, किसी का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसका वॉल्यूम 1 ml भी होगा। किसी का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो बस सेंटीमीटर क्यूब हटा के क्या रख दो? ml रख दो, यही उसका वॉल्यूम होगा। हम चेंजिंग बता रहे हैं SI से नॉर्मल में, जो यूज किया जाता है डेली लाइफ में, ठीक है, SI से। तो सेंटीमीटर क्यूब को ही क्या किससे रिप्लेस किया जाता है? ml से। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना ml? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है। बस आपको यही चीज याद रखना है, और ये चीज याद हो गया ना तो सब चीज याद हो गया, सारा यूनिट कन्वर्जन याद हो गया। क्या याद रखना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। यही तुम्हारा क्या है जी? SR1 है। क्या है? SR1 है। यही चीज क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। अब देखिए कैसे कैसे चेंज करेंगे हम। आपको पता होगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1000 ना जी? 1000 होता है ना? नहीं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100। कितना? 100। और एक चीज और आप जानते होंगे, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? डेसीमीटर कितना? डेसीमीटर 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ये चीज तो आप जानते ही होंगे, यूनिट कन्वर्जन में पढ़े ही होंगे यूनिट में। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मतलब 10 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ? 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम 1 डेसीमीटर में पूछे, 1 डेसीमीटर में पूछे तो कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में पूछे तो कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब बस यही है जो है वो क्या है? यही है। अब देखो, अगर हमको 1 dm क्यूब लिख दिया जाए, क्या कर दे कोई? 1 dm क्यूब अगर कोई लिख दे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। अगर कोई क्या करे, 1 dm क्यूब लिख दे, तो dm क्यूब किसका यूनिट हो गया? वॉल्यूम का। अब इसी को बोले हमको लीटर में कन्वर्ट करो। किसमें? लीटर में। तो हमको कुछ नहीं करना है, डेसीमीटर को ही हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डेसीमीटर को ही किस में कर देते हैं हम? सेंटीमीटर में कन्वर्ट। 1 इंटू कितना डेसीमीटर है? 3 बार डेसीमीटर को गुना किया गया है। डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, ठीक है ना। 1 डेसीमीटर को ही 3 बार गुना किया, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। तो इसी डेसीमीटर के जगह अब हम क्या करेंगे जी? 1 इंटू 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? सर 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। अब दूसरा डेसीमीटर में भी कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। सब के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1 डेसीमीटर को ही हर एक बार गुना किया गया है। फिर से 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो अब गुना करके बताओ, फाइनली आंसर क्या आया? 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना?
1 dm³ में कितना आया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर मीटर से लीटर में कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था क्या, कि सेंटीमीटर क्यूब से ml में, सेंटीमीटर क्यूब को किस में रिप्लेस कर दो, ml में। किससे रिप्लेस कर दो, ml से। तो इसमें कितना है ml आ गया, 1 dm³ में डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसी में 1000 ml मीन्स की 1000 ml मिलीलीटर मीन्स की कितना लीटर, 1 लीटर। कितना लीटर, 1 लीटर। तो हमारा ये कन्वर्जन कंप्लीट हुआ यहाँ पर जाके, और फाइनली आंसर हमारा क्या आया कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1 लीटर होता है। क्या किए हम, कुछ नहीं किए, बस याद किसको रखे, इसी SR1 को याद रखे, क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml, 1 ml। तो सेंटीमीटर क्यूब जहां भी रहेगा उसको हटा के सीधा ml में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, वही होता है। तो डेसीमीटर क्यूब को कितना बार गुना किए हैं, क्यूब है मीन्स कि 3 बार गुना किया गया, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर में कितना होता है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई किए 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। और सेंटीमीटर क्यूब को किससे रिप्लेस करते हैं, ml से, 1000 ml आ गया। अब 1000 ml में कितना लीटर होता है, 1 लीटर। फाइनली हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई समस्या। अब अगर हमसे पूछ दिया जाए 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर बताओ, कितना लीटर बताओ। तो इसे मैं होमवर्क दे दूं, होमवर्क दे दूं मैं इसे, सब लोग रोक के बताओ, हमको आंसर बताओ, सब लोग रोक के, वीडियो रोक के पॉज करके मुझे आंसर बताओ, सब लोग कमेंट करो, मैं इसे बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब पूछेगा तुमसे, 1 डेसीमीटर क्यूब पूछेगा और 1 मीटर क्यूब पूछेगा, इससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ नहीं करेगा, ठीक ना। और करेगा तो मैंने तुम्हें SR1 बता दिया है, उससे तुम कन्वर्ट कर लोगे। अब देखो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही ना लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 2 4 2 6 मीन्स की 10 टू द पावर कितना गया जी, 6। 10 टू द पावर कितना गया, 6 सेंटीमीटर क्यूब। बस अब इसी सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है, ml से रिप्लेस कर देना है। तो 10 टू द पावर 6 ml आ गया, ठीक है। अब जितना ml आता है उससे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लीटर में आ जाएगा। तो इसको अगर जो डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, 1000 यानी 10 टू द पावर 3, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 3 लीटर। अब 10 टू द पावर 3 लीटर मीन्स की कितना लीटर, 1000 लीटर, 1000 लीटर। यहाँ से अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो अपना कृपया करके मैथ सही कर लें, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो सेंटीमीटर क्यूब तो आ गया, अब देखो इस पर लिखते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर क्यूब, अब इसी को किससे रिप्लेस कर दिए, 1 2 3 4 5 6, अब इसी को रिप्लेस कर दिए ml से। अब 1 लीटर में कितना ml, 1 लीटर में कितना ml, 1000 ml होता है ना जी, होता है ना। मीन्स कि 1000 ml में कितना लीटर, 1 लीटर। तो 1 ml में कितना लीटर, 1 ml में 1/1000 लीटर। यूनिटरी मेथड, ये सब यूनिटरी मेथड है। 1/1000 लीटर मीन्स कि इसको लिख सकते हैं क्या हम ऐसे, 1 ml इज इक्वल टू क्या है, 1/1000 यानी 10 टू द पावर 3 लीटर। और जब 10 टू द पावर 3 को ऊपर लाएंगे तो 10 टू द पावर -3 लीटर। तो 1 ml में कितना लीटर, 10 टू द पावर -3 लीटर। तो इतना ml में कितना लीटर, अब ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर। और एक्सपोनेंट का कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, आप लोग को बता चुके हैं। बेस सेम है तो 6 प्लस -3 कर देंगे, ठीक है, विद साइन। तो 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 3 लीटर। तो 10 टू द पावर कितना लीटर, फाइनली आंसर क्या आ गया,
इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, मीन्स कि 1000 लीटर। तो देखो तीनों का आप लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, आया था, आया था। 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, आया था, आया था। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर? 10⁻³ लीटर, ठीक है। अगर इसको भी तुम लीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो ऐसे लिख लो 10⁻³ लीटर, और इसे कहाँ करना है? कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में भी कहीं कहीं पर फ्लूइड वाले चैप्टर में काम दे सकता है ये वाला, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो इसका बहुत यूज है, 11th हो फिर या फिर 12th हो, बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका। तो हमारा यही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया बस। क्या? वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना ml? 1 ml। वह उसी प्रकार अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया जाए, यानी 1000 ml में कितना लीटर? 1 लीटर। और उसी को क्या बोलते हैं? 1 dm क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट इसके लिए लिखा है, देखो ये छोटा सा जो क्यूब है ना बुआ, छोटा सा जो ये क्यूब दिख रहा है ना, इसके लिए लिखा है 1 यूनिट का। और बाकी ठीक उसी प्रकार टोटल वॉल्यूम मीन्स कि पूरा बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकाला है टोटल, इसीलिए लिखा है ऐसा। आगे देखो डेंसिटी, क्या आ गया? डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स कि मास, जितना मास प्रेजेंट है और जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो सब्सटेंस, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेंसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? डेंसिटी। तो डेंसिटी लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके पास जितना मास है डिवाइडेड बाय जितना को स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, यानी जितना इसका वॉल्यूम है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या जा रहा है? डेंसिटी आ रहा है। मीन्स कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, मास पर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट? डेंसिटी। और डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जी? मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में, मास को केजी में। और वॉल्यूम को किस में करते हैं? मीटर क्यूब में। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो फाइनली के डेंसिटी का क्या आ गया हमारा? केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का क्या आ गया? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का क्या आ गया हमारा? केजी पर मीटर क्यूब। किसी को कोई समस्या यहां तक? हाँ, तो यहां तक किसी को कोई समस्या जी? केजी पर मीटर क्यूब, केजी डिवाइड बाय मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब, यही किसका यूनिट हो गया? डेंसिटी का। डेंसिटी का ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। चलिए अब आगे देखते हैं। डेंसिटी की तक क्लियर होगा सब लोग को। अब क्या गया? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का बहुत ही शानदार चीज मैं यहाँ बताता हूँ, समझो। एक तरह से बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान चीज। कि टेम्परेचर 3 प्रकार का पढ़ा होगा तुम लोग। एक डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, और डिग्री नहीं लगता इसमें, सिर्फ केल्विन लिखाता है। क्या? केल्विन। केल्विन। तो डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये हमारा नॉर्मल यूज का है, ठीक ना। लेकिन ये वाला क्या हो गया? ऐसा यूनिट हो गया। कौन सा? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। क्या? केल्विन, ठीक ना। तो डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन, इन तीनों का आपस में कैसे चेंज होगा वो करना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका हमारे पास है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला। जैसे जितना दिया हुआ है फ़ारेनहाइट का वैल्यू, तो उसको एफ लिख लिए। जितना दिया हुआ है फ़ारेनहाइट का वैल्यू, उसको एफ लिख लिए। मानो कोई भी टेम्परेचर के लिए कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट कर दिए, ठीक ना। टी माइनस उस स्केल का, 3 टाइप का स्केल है ना जी, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल, ठीक है। तो जिस भी स्केल का यूज कर रहे हैं हम, तो टेम्परेचर लिख लिए, टेम्परेचर माइनस उस स्केल का लोअर लिमिट। क्या? लोअर लिमिट, डिवाइडेड बाई उसी स्केल का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही हो गया तुम्हारा क्या? फॉर्मूला। इससे समझ आ जाएगा
आ जाएगा। तो टेम्परेचर माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डिग्री फ़ारेनहाइट कहां से शुरू होता है? 32 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल देखोगे तो 32 डिग्री शुरू होगा, 212 डिग्री तक जाएगा। डिग्री सेल्सियस का कहां शुरू होता है? 0 डिग्री से 100 डिग्री तक। सेल्सियस स्केल तुम देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। और केल्विन कहां शुरू होता है? केल्विन हमारा शुरू होता है 273 से। कहां से? 2 तक कहां तक है? 373 तक। 273 केल्विन से शुरू होकर 373 केल्विन तक जाता है हमारा टेम्परेचर। तो इसका फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर लिमिट क्या हो गया? 32 और अपर लिमिट 212। डिग्री सेल्सियस का लोअर लिमिट 0 डिग्री और अपर लिमिट 100 डिग्री। लोअर लिमिट 273 केल्विन, अपर लिमिट 373 केल्विन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे तीनों के लिए, तीनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे होगा देखिए, अभी देखते हैं। फ़ारेनहाइट में जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है माइनस लोअर लिमिट, फ़ारेनहाइट का लोअर लिमिट कितना है? 32 डिवाइडेड बाई इसका अपर लिमिट क्या है? 212 माइनस लोअर लिमिट 32। ठीक है, इज इक्वल टू जो सेंटीग्रेड स्केल में, सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस स्केल में, उसका उतना माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब जितना केल्विन वाले में है, केल्विन वाले में जितना टेम्परेचर होगा, कितना टेम्परेचर होगा वो कैसे निकालेंगे? केल्विन के माइनस इसका अप लोअर लिमिट 273 डिवाइडेड बाई इसका अपर लिमिट माइनस इसका लोअर लिमिट। तो इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिखेंगे? f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 आ गया। c माइनस 0 c हो गया, 100 माइनस 0 100 हो गया। k माइनस 273 k माइनस 273 आ गया डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273 कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। यही हमारा क्या हो गया? वैल्यू हो गया। यही क्या हो गया? वैल्यू हो गया। अब इसी को आसान करने के लिए एक जीरो हटा दो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, और फिर कितना से कट जाएगा? 2 बार में 9 से, 5 से, ये 5 से। चाहो तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो फिर 180 100 100 रहने दो, इसको करने में आसानी होगा। ठीक है, और नहीं तो इसमें ऐड कर दो। और क्या, कितना आया था? f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 और c माइनस 0 डिवाइडेड बाई c बाई 100। और ये क्या आया था? k माइनस 273 डिवाइड बाई 100। अब इसको एक कर दिए थे, 20 से काट देते हैं 9 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, तो f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू c बाई 5 इज इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइड बाई 5। यही हो गया हमारा क्या? स्केल कन्वर्जन। अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो और केल्विन में दिया हुआ हो तो f माइनस, केल्विन में निकालना हो तो f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 को किससे इक्वेट करेंगे? k माइनस 273 डिवाइड बाई 5। अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालना हो तो इस दोनों इक्वेशन का करेंगे। अगर सेल्सियस से केल्विन में निकालना हो तो इसका यूज करेंगे। कोई समस्या? चलो एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको चेंज करना है सेल्सियस में। इसको किस में चेंज करो? सेल्सियस में। और इसी को चेंज करो केल्विन में भी। तो सेल्सियस में क्या होगा और केल्विन में क्या होगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क है। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ। अभी देखो, फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है बुआ? सेल्सियस में। तो लिखेंगे फॉर्मूला क्या था? f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू c बाई 5। यही था ना? तो f का वैल्यू कितना दिया हुआ? 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू c बाई 5। तो अब इसके आगे देखते हैं।
98.6 माइनस 32 कितना हो गया, कितना हो गया 66.6, और फिर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू सी बाई 5। ठीक है, कोई समस्या किसी को? अब इसको 9 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 66.5 इंटू 5, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड, सॉरी इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू सी। अब हम इसको आसान करने के लिए इस इक्वेशन को क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि क्या हो जाए 10 हो जाए, तो आसानी हो। ठीक है, ऐसे तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम बस आसान करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इक्वेशन वही रह जाएगा। तो देखो हम 66.5 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना बार में काटेंगे, 9 7 जा 63, कितना बचा 3.5। अब पॉइंट लगेगा, 9 से 3.5 कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 35 नहीं कटेगा, लेकिन 36 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में अप्रॉक्स। तो 7.4 इंटू पर में कितना बचा, 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो 3.4 7.4 को 2 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 3.7 बार में, मल्टीप्लाइड बाई 10। तो जब ये करेंगे, इसी में देख लो, इसी स्लाइड में, ओह इसी स्लाइड में देख लो, जब हम यहाँ पर क्या किए, 3.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या आया, सी आया। तो 3.7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया जी, 37 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसमें कितना सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब फ़ारेनहाइट केल्विन निकालने का बच्चा, केल्विन निकालने का कितना केल्विन होगा, तो ये हम आप लोग पर छोड़ते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क हुआ, ये आपका होमवर्क हुआ, और जितना केल्विन आएगा, जितना केल्विन आएगा वही हमारे शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। ठीक है, केल्विन में। कोई समस्या किसी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यही चीज सारा क्लियर हो गया। अब देखो, देर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। 3 स्केल बताएं, कौन कौन सा, सेल्सियस वाला, फ़ारेनहाइट वाला, केल्विन वाला। ठीक है, अब एसआई यूनिट क्या हो गया टेम्परेचर का, केल्विन हो गया। डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में देखो कैसे कन्वर्ट किया है, कितना हेवी तरीका है ना। लेकिन तुमको इससे नहीं करना है, जो मैंने बताया है उससे करना है। केल्विन का देखो ए हो गया, तो इससे नहीं करना है तुम्हें। मैंने जो बताया एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था, टी माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब जगह काम देगा। ठीक है, तो फाइनली इससे जब कैलकुलेट किए थे हम, तो आंसर क्या आया था, f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू सी बाई 5 इज इक्वल टू के बाई 5, के माइनस 273 डिवाइड बाई 5, यही था ना जी। तो चलिए, इसी को आपको याद रखना है, तीनों के लिए यूज कर लेंगे बारी बारी से। नेक्स्ट देखते हैं अब इसके आगे। टेम्परेचर हो गया हमारा, यही देखिए टेम्परेचर का तीनों का स्केल है। केल्विन का कहाँ शुरू हुआ, 273 से शुरू होके 373 तक गया, सेल्सियस का 0 से 100 तक गया, और इसका फ़ारेनहाइट का 32 से 212 तक गया। चलिए आगे, अब हमारा क्या आ गया, प्रेशर आ गया। क्या आ गया जी, प्रेशर। प्रेशर, तो प्रेशर को जो है वो किससे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ठीक ना, तो क्या बोल रहा है, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड समटाइम्स अदर यूनिट्स आर आल्सो यूज्ड। जनरली किसका यूज करेंगे, एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही यूज करेंगे। वैसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाए, वैसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाए उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर कितना लगाएगा, 1 एटीएम लगाता है। तो जनरली एटीएम इज यूज्ड इन केमिस्ट्री, और कुछ अदर यूनिट्स का भी यूज करते हैं। ऐसे एसआई यूनिट इसका क्या होता है, ये होता है। मैंने प्रेशर का क्या डेफिनेशन बताया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और एरिया को मीटर स्क्वायर में।
एरिया को मीटर स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी यूनिट का नाम दे दिया गया है क्या, पास्कल। इसी यूनिट का क्या नाम दे दिया गया है, पास्कल। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या, कि कैसे कैसे किसमें कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो अब हमारा प्रेशर आ गया। प्रेशर तो देखो डिफरेंट टाइप का कौन कौन सा होगा प्रेशर। पहला तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बता दिए तुमको, यानी कि पास्कल नाम है इसका। ठीक है, दूसरा जो यूज होता है हमारा एटीएम यूज होता है, एटीएम। तीसरा जो यूनिट होता है यूज केमिस्ट्री में वो होगा बार, क्या यूज होगा, बार। चौथा जो यूनिट होगा यूज उसका नाम होगा एमएमएचजी, एमएमएचजी। पांचवा जो यूज होगा वो होगा सीएमएचजी, मिलीमीटर एचजी का, सेंटीमीटर एचजी का। छठा जो यूज होगा वो यूज होगा टॉर, क्या, टॉर, क्या, टॉर। इतना टॉर उतना टॉर, यही सारा यूनिट को आप लोग को पढ़ना है कहाँ, केमिस्ट्री में। यही 6 यूनिट को आप लोग को कहाँ पढ़ना है जी, केमिस्ट्री में। तो अब इन सभी का देखो आपस में हम लोग देखते हैं क्या, कन्वर्जन। आपस में क्या देखेंगे, कन्वर्जन। तो हमारा आपस में कन्वर्जन, चलिए देखते हैं। देखिए यही सब मैंने बताया, एटीएम का यूज हो गया, बार का यूज हो गया, एमएमएचजी का यूज हो गया, सीएमएचजी का भी होता है। और देखो टॉर का यूज हो गया हमारा, हमारा इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल का भी यूज हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो कैसे किसको किस में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट किया जाए किस में। तो एक चीज याद रखना, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। एक एटीएम में कितना बार, 1.013 बार। और वही अगर एक बार में पूछा जाए कितना एटीएम, तो एक बार में अगर पूछा जाए कितना एटीएम तो 1 बाई इतना, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 0.987 एटीएम। क्या आ जाएगा जी, 1 बार में कितना एटीएम, 0.987 एटीएम। ठीक है, तो एक बार में इतना एटीएम और एक एटीएम में इतना बार। ठीक है, एक एटीएम में कितना बार, 1.013 बार। ठीक है, और सेम एक एटीएम में ही 760 mm ऑफ क्या होता है, 760 mm क्या होता है, एचजी होता है। ए वाला जो प्रेशर का यूनिट है ना बुआई कहाँ से आता है, फ्लूइड में आपको क्लियर किया जाएगा। फ्लूइड वाले चैप्टर यानी फिजिक्स वाले चैप्टर में ये चीज क्लियर किया जाएगा कि ये कैसे यूज होता है। ऐसे 760 mm एचजी क्या है, 760 mm एचजी। तो एचजी का वैसा इतना हाइट, एचजी का इतना हाइट वाटर के कुछ हाइट के बराबर आता है, उसी को बोला जाता है 1 ATM। जो वाटर का जितना हाइट का प्रेशर 1 ATM होता है, एचजी का ही इतना हाइट का प्रेशर 1 ATM होता है। ठीक ना, तो वही होता है कि कहाँ बताया जाएगा ये सब चीज, अब फ्लूइड में। तो 760 mm एचजी होता है, लेकिन जब इसमें बात किया जाए सेंटीमीटर में तो 1 ATM क्या हो जाएगा, 1 ATM 76 mm सेंटीमीटर CM ऑफ एचजी हो जाएगा, 76 CM एचजी हो जाएगा, सेंटीमीटर एचजी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना mm, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीलीटर, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, 10 mm, तो 1 ATM में कितना, 76 mm CMHG। ठीक है, अब बाकी रहा बात टॉर का, तो 1 mmHg, 1 mmHg जो है वो 1 टॉर के बराबर होता है। बस इसी का समझो दूसरा नाम है, mmHg का दूसरा नाम क्या आ गया, टॉर आ गया। तो 1 ATM में कितना टॉर आ जाएगा, 1 ATM में भी कितना टॉर आ जाएगा, 760 टॉर आ जाएगा। ठीक है, ये सब हम एक एटीएम में बात कर रहे हैं। अगर एक एटीएम में ही पूछा जाए, एक एटीएम में ही कितना पास्कल,
एक एटीएम में कितना पास्कल यानी कितना पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा नाम इसी का इस कौन सा यूनिट, पास्कल। तो एक एटीएम में कितना पास्कल, एक एटीएम में कितना पास्कल, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। एक एटीएम में कितना पास्कल, 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये सारे यूनिट को अब हम फिर से लिखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर तो देखो आपका लिखा हुआ ही है, ऐसे मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सारे को मैं एक ही में लिख रहा हूँ, जितना यूनिट था सभी को मैं एक ही में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। 1 ATM इज इक्वल टू, बार में कितना बार आया था, 1.013 बार। MMHG में कितना आया था, 760 MMHG। CMHG में कितना आया था, 76 CMHG। और फिर आगे बताओ और कौन सा यूनिट यूज हुआ था, टॉर। तो टॉर में कितना आया था, 760 टॉर। और क्या यूज हुआ था, पास्कल। पास्कल में कितना आया था, 10⁵ पास्कल। ठीक है ना, ऐसे इसका होता है 1.013 इंटू 10⁵। ठीक ना, तो इसका लगभग ये 1 ही मान लिया जाता है, यानी कि 1 ATM को हम 1 बार भी बोल सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। लेकिन 1 ATM कितना बार के बराबर होता है, इतना बार के बराबर, लेकिन इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक वही यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन 10⁵ रखो, आसान रहेगा याद करने में। यही हो गया हमारा कितना, 6 यूनिट का यूज हो गया यहाँ पर। एटीएम भी यूज हो गया, बार भी यूज हो गया, MMHG भी यूज हो गया, CMHG भी यूज हो गया, टॉर भी यूज हो गया और पास्कल भी यूज हो गया। ए वाला जो है ना बउआ, ए वाला यही SR1 तुम्हारा है। क्या है, SR1 है, यही तुम्हारा SR1 है। ठीक है ना, यही तुम्हारा यूज होगा हर एक जगह पर। और ई वाला चीज याद रख लिया तो समझो क्लियर है, सब क्लियर है, प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। चलो आगे देखते हैं, प्रेशर तो हो गया हमारा। अब मोल, मोल का यूज करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। मोल से अगले वीडियो में क्लास किया जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियो का क्लास करेंगे यहाँ से स्टार्ट, कहाँ से, मोल से। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी ज़रूर जुड़ें, अच्छा लगेगा। तो एंजॉय कीजिए तब तक और दीजिए हमें इजाज़त। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली बार लेक्चर 3 के साथ। जय हिंद।